मेरा नाम उम्मे रुबाब है और अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं तमाम वालदैन को ये नसीहत करना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी बेटियों का रिश्ता जल्दी तय करना चाहते हैं तो पहले उस शख्स और उसके खानदान के बारे में अच्छी तरह छानबीन कर ले। ऐसा ना हो कि मेरी तरह किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाए। शादी से पहले मुझे भी मालूम नहीं था कि मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा, और आज वो दिन आ गया था जब मैं अपने शौहर के घर में दुल्हन बनी बैठी थी। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं ख्वाबों की दुनिया में खोई हुई थी। मेरी कॉलेज की दोस्तों ने मुझे इस रात के बारे में जो बातें बताई हुई थी, उनकी वजह से मेरे दिल में अजीब सा खौफ पैदा हो चुका था। कम उम्री की शादी का यही हाल होता है और मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे वालदैन ने मेरी मर्जी के बगैर जबरदस्ती ये शादी तय कर दी थी। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था और मैं अपने शोहर का इंतजार कर रही थी। जैसे ही दरवाजा हल्का सा खुला और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, मेरे हाथ कांपने लगे और खौफ के मारे मुट्ठी बंद हो गई। मेरा शोहर, जिसका नाम सिकंदर था, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ मेरे करीब आ रहा था। यूं यूं वो मेरे नजदीक आ रहा था, मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था। मेरे हाथ लर्ज रहे थे और आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने जल्दी से पानी का एक गिलास भरा और पी लिया ताकि अपनी धड़कन को काबू में ला सकूं, लेकिन दिल अब भी जोर से धड़क रहा था। सिकंदर मेरे करीब आकर बैठ गया। जब उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा तो मैं फौरन नजरें झुकाकर दूसरी तरफ देखने लगी। उसने बड़ी नरमी से मेरा घूंघट उठाया और मुझे देखकर हैरान रह गया। कहने लगा, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी बीवी इतनी खूबसूरत होगी। तुम तो वाकई चांद का टुकड़ा लग रही हो। यह सुनकर मेरा खौफ कुछ कम हुआ, लेकिन मैं अभी भी खामोश थी। वो कहने लगा, मेरा दिल चाहता है कि अभी अपना हक वसूल कर लो, लेकिन नहीं, पहले कुछ बातें करते हैं। तुम अपने बारे में बताओ, तुम क्या करती थी? मैं अभी तक खामोश थी और सिकंदर के सवालों का जवाब देने के काबिल नहीं थी। सिकंदर ने अचानक एक डबिया निकाली और मेरे सामने रख दी। कहने लगा, ये तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है। मैंने डिबिया खोली तो उसमें खूबसूरत सी रिंग थी। वो रिंग देखकर सिकंदर ने जल्दी से मेरे हाथ से डिबिया ली और कहा कि अपना हाथ आगे करो, मैं खुद अपने हाथों से ये तुम्हें पहनाना चाहता हूँ। बहरहाल उन्होंने मेरा हाथ थाम कर यकदम अपने करीब कर लिया। मेरा दिल जैसे रुक सा गया और शर्म के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें खोलने के लिए मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। मगर फिर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया और करीब होकर कहने लगे, मैंने इस रात का शिद्दत से इंतजार किया था। जब से तुम्हारी तस्वीर देखी है तब से मुझे रातों को नींद नहीं आती। तुम इतनी हसीन और कम उम्र हो कि दिल किसी पल करार नहीं पा रहा था। उनकी बातों से मेरी घबराहट मजीद बढ़ गई। मेरे चेहरे की तरफ देखकर उन्होंने पूछा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, बस वैसे ही खौफ महसूस हो रहा है। वो मुस्कुराकर कहने लगे, पागल, लड़कियां तो इस रात के लिए इतनी बेताब होती हैं और तुम डर रही हो। कहीं मैं कोई भेड़िया वगैरह तो नहीं हूँ? शायद मुझे मालूम ना हो। ये बात सुनकर मुझे हंसी आ गई, लेकिन मैं चुप रही। वो नरमी से मुझे तसल्ली देने लगी और बोले, परेशान ना हो, मैंने तुम्हें दिल से अपनाया है और हमेशा वैसे ही प्यार करूंगा जैसी तुम उम्मीद करती हो। मैं खामोश बैठी रही मगर अंदर से बेचैन थी। उन्होंने कहा कि इसका हल है मेरे पास। वो उठकर साइड टेबल से एक गोली निकाल लाए और मेरे हाथ में थमाते हुए बोले, ये लो, पानी के साथ खा लो, ये तुम्हारी तमाम परेशानियों का हल है। मैं हैरत से उन्हें देखने लगी और बोली, ये किस चीज की गोली है? वो हंसकर बोले, बस ये तुम्हें सुकून देगी। मैंने उनकी बात पर एतबार किया, गोली ले ली और पानी के साथ निकल ली। कुछ देर बाद उन्होंने नरमी से मुझे अपने बाजू में ले लिया, मगर मैं खौफ के मारे उन्हें धकेलने की कोशिश करने लगी। तभी महसूस हुआ कि मेरी आंखों पर नींद तारी हो रही है और मैं बेहोशी की कैफियत में डूबने लगी। मैं खुद को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम रही और गहरी नींद सो गई। शादी से कुछ दिन पहले मेरी सहेलियां मुझसे कहती थी, तुम्हें शादी के बारे में कुछ पता भी है? अगर टिप्स चाहो तो हमें बताना। मैं उनकी बातों से दूर रहती और जवाब देती, मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। वो हंसकर कहती, शादी की पहली रात बहुत अहम होती है और तुम्हें इसके बारे में आगाही होनी चाहिए। मैं शादी के रिश्ते के बारे में बिल्कुल नावाकिफ थी और मेरी दोस्तों ने मुझे इस बारे में मुख्तलिफ बातें बताना शुरू कर दी। उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर खौफ पैदा हो गया। वो मुझे बताने लगी कि शोहर पहली रात बीवी पर रहम नहीं करता और तुम्हारा हुस्न देखकर वैसे भी तुम्हारा शोहर तुम्हें पागलों की तरह चाहेगा।
वो अजीब तरीके से मेरी तरफ देखने लगी और उनकी बातों से मुझे शर्म महसूस होने लगी। शादी की पहली रात के बारे में जो कुछ मैंने सुना था वो मेरे जहन में उलझन और बेचैनी पैदा करने के लिए काफ़ी था। इसलिए जब शोहर मेरे करीब आने लगे तो मेरा दिल चाहा कि आंखें बंद कर लूं और वो गायब हो जाए ताकि मुझे वो इस हालत में कभी नजर ना आए। मेरे शोहर ने मेरी घबराहट को महसूस किया और मुझे तसल्ली देने की कोशिश की। उन्होंने मुझे नींद की गोली दी ताकि मैं आराम से सो सकूं और कुछ सुकून महसूस करूं। अगली सुबह जब मैं उठी तो शोहर मेरे पास आए और कहा कि जल्दी आओ, नाश्ता तैयार है, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। नीचे पूरा खानदान मौजूद था और मैं शर्मिंदगी के मारे नजरें झुकाए उनके सामने आई। मेरे जहन में यही सवाल था कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मैं इतनी देर तक सोती रही। जब मैं उठी तो मेरे जिस्म में इतनी थकान महसूस हो रही थी, लग रहा था कि हर हड्डी टूट चुकी है और मेरे चेहरे पर भी थकन के आसार थे। मैं वॉशरूम गई और फ्रेश होकर नीचे आ गई। नीचे मेरी सास ने मोहब्बत से मेरा इस्तकबाल किया। वो बहुत शफीक थी क्योंकि मेरे शोहर उनके इकलौते बेटे थे। उनकी मोहब्बत के बावजूद मैंने एक अजीब सी सुस्ती महसूस की, जैसे मेरा जिस्म जवाब दे रहा हो। मेरा सर बहुत भारी महसूस हो रहा था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस तकलीफ को कैसे संभालूं। नाश्ता करने के बाद मैं फौरन ऊपर अपने कमरे में गई और बेड पर जाकर टेक लगाकर बैठ गई। मेरा जिस्म दर्द से चूर था और मैं बमुश्किल बेड पर बैठकर राहत महसूस करने की कोशिश कर रही थी। इसी असना में सिकंदर मेरे पास आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, यह सब नया है लेकिन तुम्हें इसके लिए आदी होना पड़ेगा। शादी के बाद यह सब होता है। फिर वो बोले, तुम्हें फख्र होना चाहिए कि तुम्हें इतना मोहब्बत करने वाला शोहर मिला है जो तुम्हारी खूबसूरती और चाहत को दिल से सराहता है। उन्होंने मजीद कहा कि कल रात तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। उनकी बातों को सुनकर मैं खामोश रही। वो कहने लगा, मुझे अपने आप पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हें बेहोशी की दवा दे दी। मुझे पता था तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं अपनी पहली रात खराब नहीं करना चाहता था। जब हमारे घर सिकंदर का रिश्ता आया था तो मेरे वालदैन उस पर बिल्कुल राजी नहीं थे क्योंकि हम अपने खानदान से बाहर शादी नहीं करते थे। क्योंकि हमारे खानदान में मेरे जोड़ का कोई लड़का नहीं था, इसीलिए मजबूरी में ये रिश्ता करना पड़ा। सिकंदर अच्छा खाता और कमाता था और घर में कोई ज़्यादा तंगी भी नहीं थी, इसलिए मेरे वालदैन ने इस रिश्ते पर हाँ कह दी। इस बात का अच्छी तरह से जायजा लेने के बावजूद मैंने अपने घर में बहुत शोर मचाया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मेरी उम्र बहुत कम है और मैं घर की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। लेकिन मेरे वालदैन ने कहा कि बेटा, बेटियों को एक दिन अपने घर जाना ही होता है और तुम्हें अच्छा रिश्ता मिला है तो कोई पता नहीं कि कल को ऐसा ना मिले, इसलिए एतराज़ ना करो, वो लड़का तुम्हें बहुत प्यार से रखेगा। आखिरकार मैंने अपने वालिद की बात मानी। मैं घर में ज़्यादा काम काज नहीं करती थी और सबकी लाडली थी। लेकिन जब यहाँ आई तो मेरे शोहर ने कहा कि जल्दी उठकर नाश्ता बनाओ, घर में और कोई नहीं है। पहले अम्मा ये सब करती थी लेकिन अब तुम उनकी इकलौती बहू हो, ये जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी पड़ेगी। मैंने कहा कि मुझे घर के कामों से कोई मसला नहीं है और मैं घर की जिम्मेदारी ले लूंगी, लेकिन आज मेरी कमर में बहुत दर्द है और ऐसा लग रहा है जैसे मैं टूट रही हूँ। मुझसे तो बैठना भी मुश्किल हो रहा है, यहाँ तक कि उठना भी नामुमकिन सा हो गया है। जब मैं बाहर निकली तो शोहर लॉन में बैठा फोन पर किसी से बातें कर रहा था, लेकिन जो वो बातें कर रहा था उसने मुझे शर्म से पानी पानी कर दिया। मैं ऐसे महसूस कर रही थी कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें दफन हो जाऊं। वो शादी की रात के बारे में बात कर रहा था और उससे बातें करने वाला शख्स इतनी बेबाक गुफ्तगू कर रहा था कि मैं मज़ीद ना सुन पाई और फ़ौरन कमरे में भाग गई। बमुश्किल मैंने अपना और अपने शोहर का नाश्ता तैयार किया। नाश्ते के बाद मैंने सिकंदर से कहा कि मेरी कमर में बेहद दर्द हो रहा है और इसलिए शायद आज मैं आपको वक़्त ना दे सकूं। मैं दर्द के मारे रोने लगी, लेकिन शोहर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो बोला, कोई बहाना नहीं चलेगा, मुझे हर सूरत में जल्दी औलाद चाहिए। मैंने तुमसे शादी औलाद के लिए की है, इसलिए मेरे सामने कोई बहाना मत बनाना। उसकी बातें सुनकर मेरी हालत बिगड़ गई और मैं नहीं जानती थी कि रात को मेरे साथ क्या होने वाला था। लेकिन जो मेरी मौजूदा हालत थी, इस हालत में मैं उसके करीब होने की मज़ीद हिम्मत नहीं रखती थी। मुझे अफसोस हो रहा था
کہ سکندر مجھے بے ہوش کر کے اتنی اذیتیں دے کر بھی میرے دکھ درد سے بے خبر تھا، اور مزید ستم ظریفی یہ کہ وہ آج بھی اپنی منمانیاں کرنا چاہتا تھا۔ آج رات پھر شوہر نے مجھے نیند کی گولی دی، لیکن میں نے وہ گولی نہیں کھائی کیونکہ یہ نیند کی دوا تھی۔ شوہر نے کہا اس دوا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ میں نے پوچھا پھر یہ کس لیے ہے؟ تو وہ بولا جلدی ماں بننے کے لیے۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی کیونکہ ہماری شادی کو ابھی چند دن ہی ہوئے تھے۔ انہیں اتنی جلدی کیوں تھی؟ میری شادی کو تو ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا اور وہ پہلے ہی ماں بنانے کی بات کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ ابھی تو شادی کو ایک مہینہ بھی نہیں ہوا، پھر آپ کیوں اتنی جلدی میں ہیں؟ وہ بولا تمہیں نہیں پتہ کتنی شدت سے اپنی اولاد کا انتظار کر رہا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ وقت ضائع ہو۔ یہ کہہ کر شوہر نے دوا میرے منہ میں ڈال دی اور پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے وہ پانی پی کر دوا اندر اتاری، لیکن مجھے پھر سے نیند کا غلبہ محسوس ہونے لگا، جیسے میں بے ہوش ہو رہی ہوں۔ مجھے اپنی چیخیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی اور کمر میں اتنا شدید درد تھا کہ میں اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے شوہر سے کہا پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، لیکن وہ بولا ابھی میری نیند خراب مت کرو، صبح ہو لینے دو، پھر ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، پین کلر کھاؤ اور سو جاؤ۔ میں نے پین کلر کھائی اور صبح اٹھی۔ صبح میں نے شوہر سے کہا کہ وہ مجھے میرے میکے چھوڑ دے، کیونکہ میرے پاس یہی واحد راستہ تھا کہ میں خود کو شوہر سے دور رکھ سکوں، لیکن وہ بولا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک میری اولاد نہیں ہو جاتی تمہیں کہیں نہیں بھیجوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان کو اتنی جلدی کیوں ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ 2-4 ماہ بعد اولاد ہو جائے گی اور اس میں میرا کوئی اختیار نہیں تھا، یہ سب اللہ کے کام ہے۔ میں مشکل سے چل رہی تھی اور اس کے بعد جب شوہر دفتر چلا گیا میں چپکے سے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، کیونکہ وہ مجھے کسی صورت بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ میں اس حال میں تھی کہ اگر میں مزید تکلیف میں رہتی تو بہت جلد مر جاتی۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھ کر کہا آپ کے شوہر آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ پھر لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کیا تم جانتی ہو کہ وہ تمہیں کون سی دوا دے رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، وہ جو بھی دوا دیتے ہیں کھاتے ہی مجھے نیند آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ایسے مریض ہمارے پاس پہلے بھی آتے ہیں جو بیماری کے باوجود اپنی بیوی کے ساتھ اتنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنا حق وصول کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگی اگر تمہارے پاس وہ دوا موجود ہے تو مجھے دکھاؤ۔ میں نے کہا میرے پاس وہ دوا نہیں ہے، لیکن اگر دوبارہ آئی تو ضرور لے کر آؤں گی۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ ایسی دوائیں دی کہ میری تکلیف کم ہو جائے اور میں گھر واپس آ گئی۔ شوہر کے گھر آنے سے پہلے میں نے اپنے کمرے کی تلاشی لی، لیکن وہ دوا کہیں بھی نہیں ملی۔ پھر میں نے اپنے کپڑوں کی الماری کے چھوٹے سے دراز میں دیکھا جس پر لاک لگا ہوا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ شاید دوا وہاں ہو، تو اگلی صبح جب شوہر دفتر چلے گئے میں نے فوراً اس دراز کی چابی ڈھونڈی اور کھول کر دوا نکال لی۔ پھر میں دوا ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے واپس گئی۔ ڈاکٹر نے دوا دیکھ کر کہا ان میں سے ایک بے ہوشی کی دوا ہے اور دوسری بچے کی پیدائش کے عمل کو روکنے والی۔ تمہارے شوہر تمہیں نیند آور دوا کھلا کر ساری رات اپنا حق وصول کرتے ہیں، اس لیے تمہاری حالت ایسی ہو رہی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ شوہر تو اپنی بیوی کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں، لیکن میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ ڈاکٹر کی باتیں سن کر مجھے اپنی تقدیر پر رونا آ گیا اور اپنے والدین پر غصہ آ گیا کہ انہوں نے بغیر چھان بین کیے مجھے ایسے لڑکے سے شادی پر مجبور کیا جسے اپنی بیوی کی عزت کا کوئی خیال نہیں تھا۔ ڈاکٹر کی باتوں کے بعد میں گھر واپس آ گئی اور اب مجھے تجسس تھا کہ میرے شوہر رات کو میرے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ اتنی تکلیف کیوں دیتے ہیں۔ میں نے اگلی رات شوہر سے چھپ کر اپنے کمرے میں کیمرہ چھپا دیا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ شوہر میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ رات آئی اور شوہر نے پھر سے مجھے وہ دوا دے دی۔ میں مجبوری میں دوا کھا کر نیند کی وادیوں میں چلی گئی، لیکن جب صبح اٹھی تو جو ویڈیو میں نے موبائل میں ریکارڈ کی تھی وہ دیکھی، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری زندگی کے ساتھ ایسا گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ شوہر نے پیار، محبت اور اپنے حقوق کے بہانے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ میرے ساتھ رات کے لمحات نہ صرف گزارتا بلکہ انہیں اپنے موبائل میں محفوظ بھی کرتا تھا۔ مجھے یہ جان کر شدید صدمہ پہنچا کہ وہ نازیبا ویڈیوز اور تصاویر
किसी और को भी भेज रहा था, जिनकी सेंडिंग का अमल कमरे में वाज़ेह नज़र आ रहा था। और मज़ीद जब मैंने कुछ दिन पहले उसे मोबाइल पर गुफ्तगू करते हुए देखा और सुना कि वो अपनी शादी की पहली रात के बारे में किसी को बातें बता रहा था, तो पता चला कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। ये जानकर मेरा दिल लर्ज़ कर रह गया कि वो उस लड़की को पसंद करता था, लेकिन मेरी खूबसूरती और कम उम्री देखकर उसने मुझसे शादी की ताकि अपने घिनौने मकासद पूरे कर सके। वो औलाद के बहाने मुझे बे औलाद और नींद की दुआ देता था और अपने फ़ायदे के लिए मुझे बर्बाद कर रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि दुनिया में इस कदर घटिया लोग भी हो सकते हैं। मैंने फ़ौरन अपने वालिदैन को फ़ोन किया और उन्हें अपनी हकीकत बताई। मैंने कहा, मुझे यहाँ से ले जाए, मैं इस जैसे बेगैरत इंसान के साथ नहीं रह सकती। मेरे वालिदैन सुबह ही मेरे पास पहुँच गए। जब उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने की बात की तो शोहर गुस्से से कहने लगा, ये मेरी बीवी है और मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगा। लेकिन जब मैंने उसे उसकी हकीकत याद दिलाई और बताया कि उसके घटिया काम अब सब के सामने आ चुके हैं, तो वो शर्मिंदगी के मारे सर झुकाकर खड़ा रहा। मैंने उसे वाज़े कहा कि तुम्हें तुम्हारे इस घिनौने काम की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगले दिन सुबह ही तो शोहर की बार बार काज आ रही थी। वो मुआफ़ी मांग रहा था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि ऐसे शख्स को मुआफ़ करना गुनाह होगा। मैंने पुलिस को शिकायत दर्ज करवा दी और वो मेरे शोहर को गिरफ्तार करके ले गई। ये सब करते हुए मुझे बहुत सुकून मिला। कम अज़ कम एक घिनौने शख्स को उसके किए की सज़ा मिल गई। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, अपनी बेटियों का रिश्ता तय करते वक्त कभी भी जल्दबाजी से काम ना लें, बल्कि पूरी समझदारी और मुकम्मल तहकीक के साथ ये फैसला करें, क्योंकि ये उनकी पूरी ज़िंदगी का मामला है। वालिदैन की एक मामूली सी गफलत या लापरवाही बेटी की ज़िंदगी को मुश्किलात में डाल सकती है और उसके मुस्तकबिल का तहस नहस कर सकती है। बेटियों की शादी के लिए उनकी मर्जी और रजामंदी को हमेशा मुकद्दम रखें। किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती या दबाव उनकी ज़िंदगी पर मनफी असर डाल सकता है। याद रखें, बेटियां किसी पर बोझ नहीं होती, बल्कि वो वालिदैन के लिए रहमत और रिज़्क का वसीला होती हैं, क्योंकि वो अपना रिज़्क अपने साथ लेकर ही दुनिया में आती हैं। उनकी खुशी और सुकून को यकीनी बनाना वालिदैन का फ़र्ज़ है। दोस्तों, इस वीडियो से मुतल्लिक कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मज़ीद ऐसी नई सबक आमोज़ वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।